अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो है हाफिज़ साहब के नाम। दोस्तों, वैसे तो किसी भी सिविलियन की कोई औकात नहीं है कि वो हाफिज़ साहब को मशवरा दे सके, और डेफिनेटली हाफिज़ साहब हमारे मशवरों पर तो चलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंसान को मुल्क की खातिर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए और एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो हाफिज़ साहब को मेरा ये पैगाम है कि हाफिज़ साहब मेहरबानी करें, इस मुल्क को कौम की खातिर थोड़ा होश करें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके तरफ आने से पहले मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि पाकिस्तान में बहुत शौक़ से देखा जाता है और अक्सर आपको पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में उसके डायलॉग्स, उसके वाक़यात रिपीट होते भी सुनाई देते हैं। उसका एक डायलॉग आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। वो डायलॉग है, अ लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ द शीप। तो इसका यानी कि एक शेर इस बात की परवाह नहीं करता कि भेड़ें क्या सोच रही हैं या भेड़ें क्या कह रही हैं। इसके बारे में जनाब मैं वीडियो के एंड में आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल हाफिज़ साहब के नाम, जो मेरा पैगाम है, उस पर आते हैं। तो 9 मई के वाक़यात हुए 2 माह हो चुके हैं, लेकिन कई मरतबा ISPR की प्रेस रिलीज़ भी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए भी ये बात चलाई गई कि 9 मई के मुल्ज़िमान और उनके हैंडलर्स और उनके प्लानर्स और उनके सरगना को इकरार वाकई सज़ा दी जाएगी, और ऐसी सज़ा दी जाएगी कि आइंदा किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर हमला कर सके। लेकिन 2 माह गुजर गए हैं, हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हो पाया कि किसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलने हैं, किसके ऊपर सिविल कोर्ट्स में मुकदमे चलने हैं। अभी तो हम इस डिबेट से ही बाहर नहीं निकल पाए। और बहुत से लोग जो अभी भी जेल में हैं, वो सिर्फ वो 9 मई के वाक़यात नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ और मुकदमात की वजह से जेल में है, नहीं तो इस टाइम शायद हर बंदे को ही ज़मानत मिल चुकी होती। खैर, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बैरूनी ताकत होती, इंडिया या अमेरिका पाकिस्तान पे हमला कर देगा, तो क्या हाफिज़ साहब जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेंगे कि जी हमें इंडिया ने हमला कर दिया है, तो क्या हम इनका जवाब दें? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लें जी कि हम पर इंडिया ने हमला कर दिया है, तो हम इनको जवाब देना चाहते हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टे दे दे तो क्या हाफिज़ साहब रुक जाएंगे? खैर, लोग कहेंगे कि ये तो कोई बैरूनी ताकत है। मिसाल के तौर पर TTP है, वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करती है। हमने देखा कुछ अर्सा पहले पेशावर में एक मस्जिद में एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जिसकी वजह से 150 लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे। क्या TTP के, हम और भी सुनते हैं कि CTD के साथ TTP के दहशतगर्दों का मुकाबला हुआ, FC के साथ हुआ, तो क्या उनको जवाब देने से पहले हाफिज़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जी TTP ने हमला किया हुआ, इनको हम जवाब दे दें? और अगर फ़र्ज़ करें नामुमकिन सी बात है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं जी स्टे दे दिया, इनको अपना जवाब नहीं देना, तो क्या आप चुप करके गोलियां खाएंगे? तो इसी तरह जब एक मुनज़्ज़म अटैक हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ और उसका मकसद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ वो मकसद नहीं था, उसका असल मकसद था मुल्क में सिविल वॉर शुरू करना। जब ऐसा एक संगीन जुर्म हुआ, तो अभी तक उनके ऊपर हम लोग क्यों ये सोच विचार कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, सिविल कोर्ट कुछ कह रही हैं, इनको हम किस मुकदमे में चलाएं, इन पे सिविल कोर्ट में से मुकदमा चलाएं, इन पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाएं? देखें, 9 मई के वाक़यात को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं था। इसके पीछे जो मकासद थे वो बहुत से लोग बहुत मरतबा बयान कर चुके हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन इसके पीछे जो मकासद थे उनमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये सिविल वॉर स्टार्ट करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी। कैसे? आप सोचें कि जब लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, ठीक है, वहाँ पर आर्मी के जवान पोस्टेड हैं, और आर्मी के जवान को मॉब को डील करना, या उनके पास लाठियाँ नहीं होती कि वो मॉब को डील करें, उनसे नेगोशिएशंस करें। आर्मी के जवान की ट्रेनिंग सिर्फ एक है, तुम्हें एक ये चार दीवारी दी गई है, उसकी सिक्योरिटी पर तुम्हें खड़ा किया गया, तुमने इस चार दीवारी को डिफेंड करना है। ठीक है, इस पर कोई हमला करेगा तो उसको, उससे नेगोशिएशन की ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास छड़ियाँ नहीं है कि डंडे मार के उनको पीछे करे
उसके पास एक ही ट्रेनिंग है, जो इस बाउंड्री के पास आएगा तुमने उसको गोली मारनी है। ये सब कुछ जानते हुए, ये सब सोचे समझे प्लान के तहत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया कि जब हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करेंगे आगे से 90% चांस यही है कि जवाबी फायरिंग होगी, ठीक है। उसके नतीजे में लाशें गिरेंगी, जब लाशें गिरेंगी तो पूरे मुल्क में एक आग फैल जाएगी। आप 9 मई के दिन वापस जाएं अगर टाइम में और सोचें कि जहाँ जहाँ ये मॉब जा रहा था इसको कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है। कोई पुलिस, कोई रियासती इदारा इसके रास्ते में नहीं आ पा रहा था। उसकी क्या वजह है? जब भी मॉब या आवाम निकलते हैं, उस मुल्क की फ़ौज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बजाय इसके कि वो पीछे हट जाए। अगर 9 मई के चंद सौ अफराद को हमारे रियासती इदारे नहीं रोक पाए तो इमेजिन करें अगर 200, 300, 400 लाशें गिर जाती, एक और फ्यूल मिल जाता उस मूवमेंट को, तो क्या होता? चंद सौ से चंद हज़ार लोग निकल आते, चंद लाख लोग, पूरे 23 करोड़ में से लाखों लोग अगर बाहर निकल आते और वो भी अपना गुस्सा मिलिट्री पे निकालते, तो क्या करते हम? चंद सौ लोगों को तो रोकने की किसी में ताकत नहीं थी, तो चंद लाखों या हज़ारों को कैसे रोका जाता? तो प्लान यही था जो कि नाकाम हो गया। किसी की इसमें क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कुछ लोगों को, लेकिन अल्लाह की ये मर्ज़ी थी कि उसने ये लाशें बचानी थी और इस मुल्क को, अर्ज़ पाकिस्तान को सिविल वॉर से बचाना था, जो ये सिविल वॉर स्टार्ट नहीं हुई, वरना उस दिन भी कोशिश पूरी की गई थी। अब इस पिछले 2 माह में हमने देखा कि उन लोगों ने दोबारा एक मोमेंटम बिल्ड कर लिया। ख़ान साहब, आप देख उनकी तकारीर सुने तो वो डेली अपने तकरीर में 1 या 2 बार मजहबी टच के साथ साथ ये ज़रूर कहते हैं कि मर जाओ, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। वो दोबारा अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। और अगर दोबारा खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ, 9 मई को रिपीट करने की कोशिश की गई या रिपीट हुआ, तो वो इस बार वो गलतियां नहीं करेंगे जिन्होंने पिछली बार की थी, ठीक है। इस दफ़ा वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ, 10 टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और उन गलतियों को दोहराए बगैर वो हमला करेंगे जो पिछली बार किया। प्लान उनका वही है, आप उनकी बातें सुने। उन्होंने अपने लोगों को सिंगल टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका टारगेट सिर्फ एक शख्स है, ठीक है, और वो शख्स हाफिज़ साहब आप हैं। उनका टारगेट सिर्फ एक शख्स है। उनकी हर तकरीर में वो ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं, लेकिन टारगेट उनका आप ही है। उनका हर जो सपोर्टर है वो लेज़र फोकस्ड है आपके ऊपर, वो आपको ही अपना दुश्मन मानते हैं। और इस दफ़ा जब ये रिपीट होगा, अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए, तो हाफिज़ साहब नुकसान सिर्फ आपका नहीं होगा, नुकसान हमारा भी होगा। अगर उस मुल्क में सिविल वॉर शुरू हो गई या पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हाफिज़ साहब होश के नाखून लीजिए, होश कीजिए, समझिए कि आप दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज के सिपा सालार हैं। अपनी ताकत को, अपने मुकाम को, अपने स्टैचर को समझिए, ठीक है। और इस प्रोपेगेंडा या अपनी इमेज के एक जो हिसार में आप कैद हैं कि कहीं लोग मुझे ज़ालिम ना समझें, कहीं लोग मुझे आइन शिकन ना कहें या कहें कि ये जी ज़ालिम आदमी है, लोगों पर जुल्म करें, इससे मेहरबानी करके निकलें और समझें अपनी पोजीशन को। अब मैं दोबारा आपका ध्यान उस डायलॉग की तरफ लेके आता हूँ कि लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ द शीप। हाफिज़ साहब को ये समझना होगा कि ही इज़ अ लायन, ही इज़ द चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस मुल्क की दाखिली और ख़ारजी दुश्मनों को निपटना उनकी ज़िम्मेदारी है। कोई शख्स इस मुल्क में जंग स्टार्ट करना चाह रहा है, इस मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करना चाह रहा है या अवाम और फ़ौज के दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहा है, उसको रोकने की ज़िम्मेदारी हाफिज़ साहब पे है। आई थिंक हाफिज़ साहब अपनी जॉब के पहले साल में ही अपनी लेगेसी की फ़िक्र में पड़ चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ। जनरल बाजवा की लेगेसी इस टाइम बहुत बुरी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जनरल बाजवा के दौर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करे। मैं हाफिज़ साहब को थोड़ा सा हौसला दिलाना चाह रहा हूँ कि हाफिज़ साहब, आपके दौर में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है, जनरल बाजवा के दौर में नहीं हुआ। और जनरल बाजवा को फिर भी आप देखें कि उनकी क्या इस टाइम लेगेसी है, लोग उनको किस नाम से याद रखते हैं, किस अल्फाज में याद रखते हैं। आपके दौर में तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी हमला हुआ है और एक पूरी मूवमेंट है जो आपके ख़िलाफ़ है। तो आप अपनी लेगेसी अगर समझेंगे कि मैं हाथ हौला रख के अपनी लेगेसी बचा लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अवाम शीप है,
ठीक है, मैं एक शीप, मुझे कभी कोई बंदा पर्ची दिखा के किसी तरफ लगा देता है कि जी पर्ची आई है, तो मैं उस तरफ चल पड़ता हूँ। आप ये देखें कि आज से 3 साल पहले यही लोग जो आज आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ हैं, यही 3 साल पहले आपके लिए जान निछावर करते थे। यही पीटीआई सपोर्टर्स किसी नून लीग के सपोर्टर को बात नहीं करने देते थे कि तुम गद्दार हो, तुम मुल्क दुश्मन हो, तुम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करो, तुम जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात करें। यही शीप तब आपके हक़ में थी, आज ये शीप आपके ख़िलाफ़ है, कल ये शीप दोबारा आपके हक़ में हो सकती है। अवाम शीप हैं, लेकिन रियासत शीप के कहने पे नहीं चलती, रियासत के अपने तरीक़ाकार है जिस पे वो चलती है। और जितनी जल्दी हाफ़िज़ साहब आप ये समझेंगे कि आप इन शीप के मुहाफ़िज़ हैं, आप एक शेर हैं, आपने अपनी प्राइड, अपने इलाके की हिफाजत करनी है अपने तरीके से, ना कि उस तरह जिस तरह शीप कहेंगी, तो उतनी जल्दी पाकिस्तान का बेहतर होगा। अल्लाह अल्लाह करके इकॉनमी में कुछ हल्की सी जान आनी शुरू हुई है, हल्की सी जान, ठीक है। आईएमएफ से कोई डील स्टार्ट हुई है, मेहरबानी कीजिए, अपने रोल को समझिए, अपनी पोजीशन को समझिए, अपनी ताकत को समझिए और इस मुल्क को इस बहरानों से निकालिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।